जाता है, उनकी गोद में बैठ जाता है। मनिया घोरी को देखकर लोरी को बड़ा क्रोध आता है कि तुमने मेरे कीर्तिमान को नष्ट किया और मेरे प्राण की आहुति होने वाली है, मेरा प्राण जाने वाला है और तुम मेरे गोद में बैठता है। मनिया घोरी हंसता है और कहता है कि मेरे सर पे हाथ रखिए, कम से कम पिता होने का आशीर्वाद तो दे दीजिए। मैं आपका पुत्र मनिया घोरी आपकी पत्नी मैना से पैदा हुआ हूं। यह बात सुनते ही लोरिक को समझो रक्त कणिकाएं फड़कने लगती हैं, स्फूर्ति आ जाती है बहुत तीव्र गति से। लोरिक मानो कि कई दिन से जो खाया नहीं था, अचानक से विटामिन की पता नहीं कितनी गोलियां खा बैठा। उठता है और सीना ठोंकता है और ललकारता है कि मुझे पहले से पता था कि मेरे कीर्तिमान को कोई नहीं काट सकता, क्योंकि जो काटा है उसमें भी मेरा रक्त प्रवाहित है। बड़ा खुश होता है, बड़ा नाज होता है उसे। मैं तो अब तो जब पता चलता है तो चंदा को भी समझाता है कि आप प्रेमिका हैं, मेरी माँ ही के समान हैं मेरे पिताजी की, आप एक स्त्री हैं, एक स्त्री का दर्द नहीं समझती। बहुत समझाता है। फिर चंदा मैना सहित लोरिक साथ जीवन व्यतीत करते हैं। यही कथा इसमें वर्णित है। तो ये यहीं पे समाप्त होगा। आगे बढ़ते हैं अगले कथानक की तरफ, अगले सूफी की काव्य की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं तीसरी रचना। जी हाँ, नाम है लखन सेन, पद्मावती की कथा। ये लिखा गया था 1459 ईस्वी में। लिखा किसने था? जी हाँ, दामो कवि ने या फिर दामोदर कवि ने। कौन? दामो कवि ने या दामोदर कवि ने। इस रचना का नायक लक्ष्मण सेन व नायिका पद्मावती है। यानी दामोदर कवि ने इसे कवि ने स्वयं वीर काव्य कहा है। वीर काव्य किसने कहा? वीर काव्य या वीर कथा कहा है। ये किसने कहा अगर ये पूछे तो? इस रचना में या इसमें लक्ष्मण सेन व पद्मावती के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम, वियोग, प्रेम होगा तो वियोग, वह संयोग का वर्णन रोमानी शैली में किया गया है। ऐसी शैली जिसमें रोमांस है, रोमानी शैली में किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। क्या है? राजस्थानी हिंदी। बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो अब रहा। क्या? इसमें चौपाई के साथ सोरठा का प्रावधान है। सोरठा का प्रावधान है। जबकि इसके पहले जो दोनों मैंने ग्रंथ बताया था, चंद्रायन और हंसावली, दोनों में दोहा के साथ चौपाई का, और ज्यादातर दोहा और चौपाई में लिखा गया। कुछ एक सोरठा और कुछ बैरवे के साथ लिखे गए, कुछ सीधे सीधे सिर्फ दोहे में लिखे गए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौपाई के साथ सोरठा किस ग्रंथ में उपयुक्त हुआ है या किस ग्रंथ में आया है। तो मतलब ये हुई आपकी जो कथा है उसका नाम क्या है? लखन सेन पद्मावती की कथा। इससे ज्यादा इसमें कुछ प्राप्त नहीं होता ना, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है इसके बाहर। लखन सेन पद्मावती कथा किसकी है? तो दामो या दामोदर कवि की। इसका नायक कौन था? लखन सेन, लक्ष्मण सेन या पद्मावती। और इसको वीर काव्य किसने कहा? स्वयं कवि ने कहा था, यानी दामोदर कवि ने कहा था। लक्ष्मण सेन व उसके प्रेमजन्य वियोग प्रथम या प्रेम का जो भी, ये किस भाषा में लिखा गया? राजस्थानी भाषा में। चौपाई और सोरठा का प्रयोग किस प्रेमाख्यानक में हुआ है? तो लखन सेन पद्मावती की कथा में। कब लिखा गया? 1459 ईस्वी में। ये सारी चीजें आप जान चुके। चलिए अगला बढ़ते हैं सत्यवती की कथा में। अगली रचना का नाम है सत्यवती की कथा, जो कि लिखी गई थी 1501 ईस्वी में। लिखा किसने था? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ईश्वरदास ने। किसने लिखा था? ईश्वरदास ने। याद रखना कि इस प्रेमाख्यानक काव्य की रचना बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन हुई थी। इस प्रेमाख्यानक काव्य की रचना बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन हुई थी। बात समझिएगा। अच्छा, कब हुई थी? आप जानते हैं कि 1501 ईस्वी में हुई थी। ये भी सही है। और देखें, सत्यवती की कथा की तिथि का निर्देश करते हुए ईश्वरदास ने लिखा है कि क्या लिखा है? भादो माख पाख उजियारा तिथि नौमी और
मंगलवारा भादुनाक पाखो जियारा तिथिनों में और मंगलवारा। हम इसके नायक और नायिका की बात कर लें तो मित्रों, आप लोग जानते हैं इसका जो नायक है वो ऋतुपर्ण है। कौन है? ऋतुपर्ण है। और इसकी जो नायिका है आप लोग जानते हैं कि उसका नाम क्या है? सत्यवती है। क्या नाम है? जी हाँ, सत्यवती है। इसमें सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण के प्रथम जन्य प्रेम वियोग संयोग का बखूबी चित्रण किया गया है। साथ ही साथ सत्यवती की कथा का आरंभ जन्मेजय, बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्मेजय के संवाद योजना से पौराणिक कथाओं के आधार पर होता है। किसमें? पौराणिक कथाओं के आधार पर होता है। यानी पौराणिक कथाओं के आधार पर जो संवाद योजना बनाई गई है उसी के आधार पर सत्यवती की कथा निश्चित तौर पर लिखी गई है। याद रखें, थोड़ा सा देखेंगे। इसकी भाषा परिष्कृत अवधि है। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? परिष्कृत अवधि है। इसमें कुल 58 छंद हैं। कितने? 58 छंद हैं। और इसमें दोहा चौपाई मिश्रित शैली का प्रयोग किया गया है। और तो और मित्रों, देखा जाए इंपॉर्टेंट क्या है कि राजकुमार को नायिका के श्राप यानी शाप से कोढ़ी होना, इसी नायिका से विवाह कर कोढ़ से मुक्ति पाना दिखाया गया है। बात समझे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को भक्ति काल के किसी भी खंड में नहीं रखा, किसी भी धारा में या खंड में नहीं रखा है। कौन? शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास व सत्यवती की कथा को भक्ति काल की किसी भी भावधारा या भक्ति धारा में स्थान नहीं दिया है। बात समझिएगा। इसकी कथा में बताऊं तो इसकी पंक्तियां पहले सुन लीजिएगा। इसकी पंक्तियां देख लेते हैं जो पूछी जाती है अक्सर। पंक्ति सुने, पहली पंक्ति लें। एक चित्त हमें चीतवे जस जोगी चित जोग। धर्म न जानसी पापी कहसी कौन ते लोग। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बीच रोवे झारी। तुम ही छाणी अब मैं कित जाऊं, तुम ही छाणी अब मैं कित जाऊं। माई बाप सौंपा तुम ठाऊं। बात समझिए। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बीच रोवे जारी। तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तुम ठाऊं। मैं तुमको छोड़ कर कहाँ जाऊं अब, जिसकी वजह से मैंने संसार छोड़ा, तुम्हारे पास आई। अब बताओ कि तुमको छोड़कर कहाँ जाऊं। कितना मार्मिक और बेहतरीन आपका ये कथन है। चलिए बहादुरों शिष्यों,